चलो हमारे ना दो ऐसे एक्ट्स हैं, एक सेल ऑफ गुड एक्ट है, ये जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके बाद हम एक करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ। ये दोनों एक्ट बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट कैसे है? इनमें से क्वेश्चन आता है लेकिन रिपीटेड टॉपिक्स है, दोनों छोटे एक्ट्स है, ठीक है। दोनों का क्रक्स अगर समझेंगे ना, तो सेल ऑफ गुड एक्ट का मतलब क्या है? गुड्स की सेल करना। तो ये चीज बहुत बेसिक है, उनके एसेंशियल्स हमें पता होंगे जो हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। इसमें दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझेंगे, बाकी सब हमें सिर्फ रीड करना है। रीड करना है क्योंकि शायद आ सकता है, ठीक है। ऐसी स्पेसिफिक रिलीफ में गिन के दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बार बार वही आए हैं। हम क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेंगे। गिन के दो क्वेश्चंस, परपेचुअल इंजेक्शन है एक, और ऐसे परफॉर्मेंस जो स्पेसिफिकली किसी के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं होते, यही टॉपिक्स, ठीक है। तो गिन के दो सेक्शंस हैं जो वो रिपीटेडली पूछ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे पूरा स्पेसिफिक रिलीफ, समझेंगे जरूर ऑफ कोर्स क्या है उसका क्रक्स, पर हम ये दो टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे और बाकी सब सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट है। तो 100 में से अगर वो 20% इंपॉर्टेंट है तो अपने हिसाब से उसको स्ट्रैटेजाइज कर लेना। रीड मतलब जहां हमें रीड करके शॉर्ट में उसे लिख लेना है कि अगर ये हेडिंग हमने कहीं बुक में देखी, हिंदी में हमने ये लिख दिया था, तो हमें वो आंसर पेपर में मन से लिख लेना है। अगर वो चीज रीड भी नहीं है, मतलब रीड करके छोड़ देनी है, तो फिर वो एग्जाम में भी मतलब सिर्फ वो हिंदी वाला पार्ट ही हमें रीड करना है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि क्वेश्चन पेपर में ये तो आ ही रहा है। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ जो एक्ट है ना, वो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन पेपर में आए। ऐसी सेल ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही सेल ऑफ गुड एक्ट का या स्पेसिफिक रिलीफ का। किसी पेपर में आ रहा है, किसी पेपर में नहीं आ रहा है। तो जो जो पेपर्स में आ रहा है, जिस जिस टॉपिक को, मतलब 7 अटेम्प्ट से वो गिन के 2 ही क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, तो हम वो 2 क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और बाकी सब हम सिर्फ समझेंगे कि क्या क्रक्स कह रहे हैं, ठीक है। चलो, सेल ऑफ गुड एक्ट पता है सबको, ये बहुत पुराना एक्ट है, 1930 में आया। हमने गुड्स की जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी, तब हम बार बार सुनते थे सेल ऑफ गुड एक्ट वाली डेफिनेशन लेनी है, ठीक है, जिसमें बोल रहे थे कि गुड्स मतलब एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। जैसे हमने टीपी एक्ट में भी पढ़ा है गुड्स की डेफिनेशन, कॉम्पिटिशन में भी पढ़ी है, ठीक है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जब हम सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या एसेंशियल है? ट्रांसफर अग्रीज टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर मनी कंसिडरेशन कॉल्ड द प्राइस। इसमें एक कंसिडरेशन होना चाहिए कि सामने वाला उस चीज की आपको प्राइस देगा, मतलब मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, और सामने वाले को आप क्या दे रहे हो? कुछ भी मूवेबल गुड्स, ठीक है। इट शोज द एक्सप्रेशन। अब इसमें 2 चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आप सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि ये गुड्स ले जाओ, ये प्राइस दे दो, ठीक है, इसकी गुड्स की प्राइस। अग्रीमेंट टू सेल यानी फ्यूचर में हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हम ये गुड्स आपको देंगे और आप हमें उसकी प्राइस देना। इट इंक्लूड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल वेयर द सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द buyer and agreement to sell where the ownership to the goods is to be transferred at a future time or subject to some conditions to be fulfilled later on, ठीक है। अब कुछ एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। पहली बात, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, प्राइस और मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, उसमें अब वही सारे एसेंशियल्स यहां नीचे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे थे अग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या होता है? पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या सेल में, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? और अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में होती है, ठीक है। तो इमीडिएटली होती है और इसमें फ्यूचर डेट पे और ऑन कंप्लीशन ऑफ सम कंडीशंस। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, हमने ये पढ़ा है, पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और ये वही, ये एग्जीक्यूटेड, आज की डेट में हम प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज सेल कॉन्ट्रैक्ट। और ये एग्जीक्यूटरी जो हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। नेचर, इट इज एब्सोल्यूट, क्योंकि आपने डिसाइड किया इतनी क्वांटिटी चाहिए और उसकी इतनी प्राइस चाहिए। इट मे बी
कंडीशनल, कि ये कंडीशन पूरी करो फिर इतने गुड्स ले जाओ और फिर इतनी प्राइस पे करो. ट्रांसफर ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर. और जो फ्यूचर में आप लेते हो, अभी आपने उसकी प्राइस भी पे नहीं की तो रिस्क अभी किसके पास है गुड्स का? सेलर के पास. तो रिस्क ऑफ लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर, गुड्स आर नॉट येट ट्रांसफर टू हिम. राइट ऑफ अ सेलर अगेंस्ट द बायर ब्रीच, यानी कि बायर अगर ब्रीच कर रहा है, यानी कि लेने वाला प्राइस नहीं दे रहा है, तो सेलर के कुछ राइट्स है, वो बचे कुछ गुड्स होल्ड कर सकता है. ठीक है, उसको सू कर सकता है कि तूने बाकी प्राइस नहीं दी और मुझसे सारे गुड्स ले लिए. सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजेशन, यानी अभी भी उसके पास गुड्स है और वो पे नहीं कर रहा है, कुछ दे दिया है उसने गुड्स, तो वो उसको सूट फाइल कर सकता है. पूरा दे दिया तभी भी फाइल कर सकता है. तो ये सेलर के कहीं ना कहीं राइट्स है. सेलर कैन सू द बायर ओनली फॉर डैमेजेस, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी आपका हुआ नहीं. तो अगर इस पर्सन को डैमेज हो रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है आपकी कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं ना कहीं इसको डैमेज होगा. अब इसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा और फिर गुड्स के लिए डील करना पड़ेगा, जिसमें उसका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. तो इसके लिए क्या होगा कि वो उसको सूट फाइल कर सकता है. राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट सेलर, अगर गुड्स नहीं दिए, डैमेज दिए, फॉल्टी दिए, झूठ रिप्रेजेंटेशन किए, तो वो उसके साथ सूट फाइल कर सकता है. बायर कैन sue the seller for damages as well as sue the third party who bought those goods. He can claim proprietary remedy as well. मतलब इसका है कि वो सेलर से भी ले सकता है, किसी थर्ड पार्टी से भी को सूट फाइल कर सकता है जिसके थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट में पहुंचाया गया है माल, या फिर उसने किसी और से भी डील करने की कोशिश की थी कि यहाँ से गुड्स लेके तुमको बेचूंगा, और वो भी अब उसके प्राइस पे नहीं कर रहा है, तो वो सेलर उस बायर उनको भी सू फाइल कर सकता है. बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस ओनली. अब फ्यूचर गुड्स है तो क्या होता है, सेलर ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें गुड्स नहीं दूंगा, वहां उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने आगे थर्ड पार्टी से डील कर ली थी, तो यहाँ पे बायर भी उसको सूट फाइल कर सकता है. इजी, ये डिफरेंस तुमको पूछ सकते हैं. हमने बेलमेंट पढ़ा है, क्या होता है बेलमेंट? नहीं होती. ठीक है, तो और सेल में हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पोजेशन सब कर देते हैं. ठीक है, सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर अ प्राइस. ठीक है, बेलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन अंडर व्हिच गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, दैट इज बेलर, टू अनदर, द बेली, फॉर सम purpose. Upon a contract, then they returned or disposed of as directed for the purpose as accomplished. मतलब फिर आप गुड्स रिटर्न में भी लेते हो, आप कुछ भी ट्रांसफर. ओनरशिप इज मस्ट इन सेल, और बेलमेंट में डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. हम सिर्फ रखने के लिए किसी को देते हैं, हम पोजेशन ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफर नहीं करते. ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम गुड्स सेलर टू बायर इज नॉट मैंडेटरी. पोजेशन हम कंडीशंस में देते हैं. देखो जैसे मैंने कार दी तो आप यूज कर सकते हो, उसका आपके पास पोजेशन है, आप किसी और को रेंट पे नहीं दे सकते. ठीक है, बेलमेंट में ऐसा ही होता है कि मैंने अपना आपको डॉग दिया, आप उससे अटैच हो सकते हो, पर आप उसको ये नहीं बोल सकते थोड़ा टाइम और मेरे पास रहेगा, अब तो मेरे पास इसका पोजेशन है, ऐसा बेलमेंट में नहीं होता है. ठीक है, पोजेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम बेलर टू बेली. देखो इधर नीचे लिखा है पोजेशन इज ट्रांसफर टू बेली, तो कभी कभी होता है कि हम सामने वाले को यूज करने का राइट देते हैं. सेल ऑफ गुड एक्ट से आता है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है. ये सेल ऑफ बेलमेंट सिर्फ तुमको रीड करना है. ठीक है, हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, तो तुमको इजीली इसके पॉइंट समझ आ रहे हैं. मीनिंग, ओनरशिप, पोजेशन और गवर्न्ड बाय दिया हुआ है, तो तुमने 2 बार भी रीड किया, तो इसके बाद आई गेस तुम्हें इसे समझने की इतनी जरूरत नहीं है. ऐसी एक और दिया तुम्हारी बुक में, सेल और हायर परचेज. हायर परचेज अग्रीमेंट यानी जैसे कार वगैरह देते हैं अपन हायर परचेज पे. ठीक है, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग एंड अग्रीमेंट टू सेल. इसमें क्या होता है, आप हायरिंग के लिए लेते हो, और अग्रीमेंट टू सेल ये हो रहा है कि अगर आपने हायर पे लिया, जैसे किसी का हॉर्स आपने हायर पे लिया है राइड करने के लिए, अब आपने आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अभी हायरिंग पे दे दो, लेटर ऑन हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और आप मुझे इसे बेच देना, तो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है एक अग्रीमेंट टू सेल. तो हायर परचेज कभी कभी सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए वो उसको अग्रीमेंट टू सेल बोल रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में कन्वर्ट होती है. ठीक है, पोजेशन ऑफ गुड्स नीड नॉट नेसेसरली बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी भी हो रहा है, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ गुड्स आप अभी अपने
पास रख रहे हो, पोजेशन ट्रांसफर्स इमीडिएटली। जनरली सेल में तो पोजेशन ट्रांसफर हो ही रही है ना, तो इसमें मे नॉट भी लिखा है कि कई बार आप प्राइस एडवांस में ले लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट आज क्या है, प्राइस आपने ले ली, इमीडिएटली पोजेशन नहीं दिया, आप 2 दिन बाद डिलीवर कर रहे हो सामने वाले को, इसलिए जब इन दोनों का डिफरेंस बोल रहे हैं तब वो बोल रहे कंपैरेटिवली हायर परचेज में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, सेल में 1-2 दिन बाद होता है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गुड्स टू द सेलर इमीडिएटली इज अ मस्ट। सेल में इमीडिएटली आप ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आपका हायर परचेज अग्रीमेंट हुआ है और इसमें अग्रीमेंट टू सेल भी आपने किया, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में, जैसे ईएमआई वगैरह पे आप लेते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप आपकी हो जाती है। ईएमआई में क्या होता है, आप हर मंथ उसकी पेमेंट करते हो और फिर लास्ट में प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। टर्मिनेशन राइट, द बायर हैज नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। The hirer has the right to terminate the contract before the payment of लास्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अभी हमने ये नहीं देखा है किस रीजन से वो टर्मिनेट कर सकता है, बस हमने दिया है कि उसके पास भी राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है। हो सकता है गुड्स में कुछ प्रॉब्लम, हो सकता है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट के पहले वो बोल दे कि मुझे खरीदना नहीं है, हो गया मेरा हायरिंग का काम, तो मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको नहीं कर रहा हूं। राइट टू रीपोजेसेस गुड्स ऑन डिफॉल्ट और payment. The seller cannot repossess goods if the amount remains unpaid. He can sue the buyer. इसका मतलब क्या है, repossess मतलब आपने एक बार possession दे दिया, अब आप ये नहीं बोल रहे चल मेरे goods वापस दे, आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके उसको सूट फाइल कर सकते हो। The hirer vendor has the right to repossess the goods if the hirer fails to pay the installment. अब वो क्या कर रहा है कि अपने आप से उस पर्सन से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट तुमने पे नहीं किया, मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो। रिटन अग्रीमेंट, सेल अग्रीमेंट मे और मे नॉट बी राइटिंग, हायर परचेज मस्ट बी इन राइटिंग। ये भी तुम्हें एक बार रीड करना है। डिस्टिंग्विशेस जो आते हैं, जो तुमको ऑप्शनल होते हैं, उसमें ये वाले आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये दोनों चीजें सेल एक बार भेज दूंगी, मैं भी बोल रही हूँ सेल कर दूंगी, एक ये दोनों चीजें मैं तुम्हें भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी, और फिर तुम 1-2 बार रीड कर लेना इसको। चलो अब हम देखते हैं गुड्स क्या होता है। हमने गुड्स टीपी एक्ट में भी पढ़ा है। गुड्स मींस सारे मूवेबल गुड्स अगेंस्ट या अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, वो आपको उससे वापस लेना है, जैसे रेंट किसी से आपको वापस लेना है। ठीक है, goods means every kind of movable property other than actionable claims. Money includes stock, shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or under contract of sale. तो यहां से other than हो गया है। ठीक है, तो सारे movable goods को क्या बोलते हैं, goods under sale of good act। ठीक है, things attached to land or affixed to land, ये सब immovable goods में हमने पढ़ा है। ठीक है, actionable claim and money are not goods and cannot be brought and sold under this act। आप इस चीज को बेच नहीं सकते। ठीक है, मनी मीन्स करंट मनी, फिर मनी के बारे में बताया है। अब ये भी तुमको रीड करना है, पर मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखो, गुड्स 3 टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। अब फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। फ्यूचर पता है जो फ्यूचर में आप ट्रांसफर करोगे, कंटिंजेंट यानी कोई कंडीशन पूरी होगी तब आप उसको वो गुड्स दोगे। एग्जिस्टिंग में क्या क्या दिया है, स्पेसिफिक और जेनरिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। स्पेसिफिक और जेनरिक मतलब, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली मेरे को वही चीज चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, तुम लोग भी लिख दो, रेड एवियन साइकिल ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमको क्या चाहिए, रेड एवियन, और ये स्पेसिफिक प्लस एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। अभी आईफोन का कौन सा मॉडल चल रहा है, 13। तुम ये नहीं बोल सकते किसी को मुझे आईफोन 14 चाहिए, वो एग्जिस्टिंग ही नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हो। एग्जिस्टिंग गुड्स में से मुझे वो रेड कलर वाली ही साइकिल चाहिए। ठीक है, इसमें है ना स्पेसिफिक और जेनरिक दिया। अब जो जेनरिक है, स्पेसिफिक समझ को आ गया। ठीक है, जेनेरिक मतलब जनरल में से आप कोई चूज कर रहे हो। अभी जैसे एसर्टेन और अनएसर्टेन है। एसर्टेन यानी जब आप बता सकते हो, जैसे आप शॉप गए, यहाँ मैंने लिखा है 10 कॉफी मग्स में से एक कॉफी, बहुत सारे मग्स रखे, किसी में मिनियन, किसी में डोरेमोन, किसी में कोई कार्टून, नॉडी, सब बने। तुम्हें स्पेसिफिकली तुम्हारा फेवरेट कार्टून वाला चाहिए, तो तुमने बोल दिया मुझे वो टॉम एंड जेरी वाला ही मग चाहिए। वो स्पेसिफिक के अंदर एसर्टेन गुड्स में आ गया कि वो 10 मग्स में से वही वाला चाहिए, भैया यही वाला निकाल दो। उसने सपोज दूसरा निकाल दिया, तो आप बोलोगे ना कि ये थी, हमने आपको कहा था ना वो चाहिए। ठीक है, तो तब आ जाता है कि आप एसर्टेन कर सकते हो। अनएसर्टेन यानी
कोई भी चलेगा। अब आपने कॉल पे बोल दिया कि जितने आपके, मैंने एग्जांपल रखा रेडियो सेट्स का, कि जितने आपके पास रेडियो सेट्स है ना, मुझे उसमें से 50 रेडियो सेट्स चाहिए। तो ये अनएसर्टेन, आपने चूज नहीं किया जाके, आपने डायरेक्टली कॉल पे ऑर्डर दे दिया। तो एग्जिस्टिंग के अंदर क्या आ गया, स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। अब फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स यानी जब भी, तुम्हारे बुक में मैंगोज का एग्जांपल दिया है क्योंकि वो सीजनल है, अभी मैंगोज का सीजन आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे वो जब सीजन आ जाएगा तब आप मैंगोज ट्रांसफर कर दो। मैंने ऑर्किड्स का एग्जांपल दिया, ऑर्किड्स फ्लावर्स होता है एक, ठीक है, इनका भी सीजन आता है। तो आपने बोल दिया वो नवंबर सीजन जब आएगा तब आप मुझे वो ऑर्किड दे देना। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया फॉर फ्यूचर गुड्स, ठीक है। कंटिंजेंट मतलब कोई भी कंडीशन पूरी होगी तो आपने मुझे वो ट्रांसफर कर देना है। A agrees to sell a certain TV set provided he is able to get it from the present owner. This is an agreement to sell contingent on. In such a case, contingency does not happen for no fault of the seller. He will not liable for damages. आपने एक टीवी उससे ऑर्डर कर लिए फॉर सम कंडीशन कि इस कंडीशन पे मुझे ये टीवी आप बेच देना, ठीक है। ये आपका कंटिंजेंट गुड्स। पेरिशिंग गुड्स पता है, खत्म होने वाले होते हैं, इसको एक बार रीड कर लेना क्योंकि स्पेसिफिक, जेनरिक, एसर्टेन में तुम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वो चीज बता दी। प्राइस देखो, हर, हमने पहला ही एसेंशियल पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस इज वेरी एसेंशियल, कि कुछ भी आपको रिटर्न में देना है और रिटर्न में क्या देना है, वो गुड्स की प्राइस। तो वो गुड्स की प्राइस यानी वो गुड्स की वैल्यू, ठीक है। तो नो सेल कैन टेक्स प्लेस विदाउट value if there is no valuable consideration to support a voluntary surrender of goods by the real owner to another, the transaction is a gift and is not governed under sale of good act। मतलब sale of good act में clearly बोल दिया है प्राइस तो होनी ही चाहिए। इसमें मोड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस, कि वो प्राइस कैसे फिक्स होती है। देखो पॉइंट्स दिए, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टीज देमसेल्फ, आपस में उन्होंने उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि क्या प्राइस पे मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा, और उसने बोल दिया आई अग्री, इस प्राइस पे मैं बेचने रेडी हूं। जैसे कि तुम शॉप गए, तुमने बोला भैया ये जो 10 मग्स हैं 10 के 10 चाहिए, कितने के, उसने बोला 150 रुपीज का है। तो उसने कैलकुलेट करके आपको पूरा अमाउंट बता दिया कि ठीक है ये 150 का, ये 10 है, 500 रुपीज 5 मग। आपने वहां डिस्काउंट मांगा, सर पूरे 10 के 10 ले रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट, मैं 450, आपने नहीं 400 दूंगी। ऐसे करके जब आपने एक अग्रीड प्राइस पे आए तो वो 400 फाइनल हुआ या 420 फाइनल हुआ, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज। उसी टाइम उन्होंने जो फिक्स किया था दोनों ने मिलके। मे बी लेफ्ट टू द डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अभी आपका क्या हुआ है, कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब आपने डील कर ली, गुड्स आपने खरीदने, उसने बोल दिया बेचने, अब आपकी धीरे धीरे डील चालू होगी। तो कई बार क्या होता है कि उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी डील ले रहे हो। जैसे मैंने किसी को कॉल किया कि सर आपके पास क्या चिप्स के बॉक्सेस हैं क्या प्रॉपर, तो उसने बोला हाँ मेरे पास 5 कार्टन रखे हैं, ठीक है। आपने बोला मुझे 4 चाहिए, ठीक है, आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए। अब उसने बोला ओके डन, आपने प्राइस नहीं पूछी आपने 10 जगह और पता किया, अब आप आए हो डील करने कि सर फाइनल है 4 कार्टून चाहिए, अब बताओ कितने में दोगे। फिर उसने आपको बताया कि इतने में बेचो। ऐसे करके आपकी डील अब स्टार्ट हुई है। फिर कॉन्ट्रैक्ट तक जब आप पहुंचोगे, सपोज राइटिंग, क्योंकि इट्स नॉट मस्ट बी राइटिंग, ठीक है, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचोगे तब आप डिसाइड करोगे कि फाइनली प्राइस क्या रखनी है। हो सकता है वो आप ज्यादा कर दो क्योंकि वो बॉक्सेस की प्राइसेस बाय द टाइम इंक्रीज हो गई जब वो इधर मार्केट में पता करके आया है, ठीक है। तो अब ये हमने छोड़ दिया है कि जब आप डील करने आओगे ना तब हम प्राइस की बात करेंगे, अभी मैं आपको प्राइस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप मार्केट में 10 जगह पता करने जा रहे हो, ठीक है। मे बी लेफ्ट टू फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, आपने छोड़ दिया कि जब हमने रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हम आपसे, जैसे क्या होता है आपने आज 4 बॉक्स मांगे तो उसने आपको बोल दिया कि मैं 50,000 में दूंगा, कल आप उससे 15 मांगोगे तो हो सकता है वो कम करे आपके लिए रेट थोड़ा, क्योंकि अब आप ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, होलसेल रेट लगा दे वो आपको। तो ये स्टिपुलेटेड होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो जैसे जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तो हमने फिक्स नहीं की है आज कि आप जब जब मुझसे कार्टन लोगे पर कार्टन इतने का है, हमने फिक्स नहीं किया। आपकी अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो कम हो सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने छोड़ दिए। मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी। अभी क्या हुआ कि आपने किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, आप ब्रोकर से बोल रहे हो कि मेरे को
ये इतने सारे हैं ना, मुझे टीवी यूनिट्स चाहिए, ठीक है। आपने टीवी मांग ली टीवी यूनिट्स में लगाने के लिए। तो आपने जब टीवी के लिए डील किया, अब टीवी मार्केट में एक टीवी 50,000 की 40,000 की सपोज मिल रही है, ठीक है। अब आपने ब्रोकर से डील किया, अब एक्चुअल प्राइस डिसाइड कौन करेगा? ओनर ऑफ द टीवी, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस अभी थर्ड पार्टी के लिए लेफ्ट कर दी कि थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी कि इसकी क्या डील होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको एक बार देख लेना। मोड्स में सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिखे, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखे। हाँ, ओनर थर्ड पार्टी। एक्चुअली क्या हुआ, आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, हो सकता है यार ब्रोकर्स भी टीवी बेचते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने पास 4 रखते हैं। आपने बोला यार मुझे 50 क्वांटिटीज चाहिए, मुझे अपने होटल में लगाना है, तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ब्रोकर जिससे ले रहा है ना, ठीक है। कई बार मैन्युफैक्चरर्स प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है कि आप डील करने गए, बोला आप किससे लेते हो? बोला मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से शूज बनवाता हूँ। तो आपने बोला ठीक है मेरी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करो, तो बोला नहीं आप तो फिर उसी से डील करोगे। तो वो बोला अच्छा प्राइसिंग ना मैन्युफैक्चरर से डिसाइड करा लो। तो अभी आप ओनर कौन है जिससे आप लेने आए हो? यहाँ पे ओनर और प्रॉपर्टी का ये सब नहीं दिखता है, सेलर और बायर है, ठीक है। अभी आप जिसके पास स्टॉक लेने गए राइट ना, उसके पास उतने शूज का स्टॉक है, आपको ओनर से ने, ये ओनर है उन शूज का, आपको मैन्युफैक्चरर से बात करनी है कि इसकी प्राइसिंग इतनी लगा दो, मैं हमेशा आप ही लोगों से डील करूंगा। तो बीच में 3 पार्टीज आ गई ना, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर थर्ड पार्टी हो गए। तो आपने थर्ड पार्टी के रुकने का वेट किया कि वो प्राइसिंग डिसाइड कर ले क्या करना। अब आ जाते हैं कंडीशन ऑन वारंटीज, ठीक है। 2 चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है, कंडीशन और वारंटीज। तुमसे इस चीज का डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कंडीशन और वारंटीज का क्या डिफरेंस है। अब देखो क्या होता है कंडीशन और वारंटी। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक लड़की है वो स्विमर है, ठीक है। अब वो स्विम करने जाती है तो उसको वाटरप्रूफ वॉच चाहिए, ठीक है। जब इसको वाटरप्रूफ वॉच चाहिए तो वो एक शॉपकीपर के पास गई कि सर मुझे वाटरप्रूफ ही वॉच चाहिए। तो उसने ये क्या लगाया है, ये कंडीशन लगा दी है कि आप मुझे कुछ भी मत दो, मुझे ऐसी वॉच दिखा दो जो वाटरप्रूफ है। तो अब जब वो स्विम करने गई, जो इसकी वाटरप्रूफ वॉच है वो वाटर में जाते साथ ही बंद हो गई। तो क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। जो कंडीशन आपने लगाई थी उसने आपको वो बोल के दी, पर वो चीज एक्चुअल में नहीं हुई, तो ये क्या हो गई? ब्रीच। क्योंकि जैसे वो पानी में गई उसकी वॉच बंद हो गई, उसने क्या मांगी थी? वाटरप्रूफ वॉच। अब सपोज जैसी वो पानी में गई, वॉच बढ़िया चल रही है, पर वो खुल के नीचे गिर के टूट गई, ठीक है। तो वाटरप्रूफ है, घड़ी अभी भी चल रही है, पर एक साइड का बेल्ट निकल गया, ये हो गया ब्रीच ऑफ वारंटी। कि आपने इतनी नाजुक वॉच दी है कि वो नीचे जाके ही टूट गई, तो कंडीशन ब्रीच नहीं हुई है। आपने वाटरप्रूफ मांगी थी, मैंने वाटरप्रूफ दी। वारंटी मतलब क्या होता है? आपने चीज ऐसी थी कि एक दिन में ही टूट गई, तो आप उसके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप उसके लिए उससे रिपेयर मांग सकते हो, ठीक है। चलो डिफरेंस देखें। A condition is stipulated and is essential to main purpose of contract, कि मेरे को इसी चीज के लिए ही आपसे ये चीज चाहिए। A warranty is stipulated that is collateral to the main purpose of the contract। implied warranty ही होती है ना कि आप मुझे किसी चीज का पोजेशन दे रहे हो, तो पहली बात तो मुझे उसका टाइटल भी दे रहे हो, आप मुझे राइट क्वालिटी दो, राइट क्वांटिटी दो, ये इम्प्लाइड है। ये तुम सेलर हो, तुमको पता होनी चाहिए कि तुम बेचने खड़े हो तो तुम सही चीज बेचो, ऐसी चीज मत बेचो जो फटाफट टूट जाए, ठीक है। तो ये आपके साथ स्टिपुलेट होके कोलेट्रल होके आती है वारंटी। कंडीशन जो आपका मेन पर्पस है, जिस चीज के लिए आप लेने गए हो, कोई भी सामान लेने जाओगे उसके पीछे एक पर्पस होगा, वो आपकी कंडीशन बन जाती है। वो पर्सन ने आपने राइट चीज देनी है, वो आपकी वारंटी बन जाती है। इट इज एन असेंशियल टू द वेरी पर्पस, यानी कि कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज दिस नॉन परफॉर्मेंस में कंसिडर्ड एज अ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट असेंशियल होता है कंडीशन। इट इज नॉट ट्रीटेड एज फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वारंटी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, आप जाके बनवा लो। द अग्रीव पार्टी में रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके अगेंस्ट हुआ है वो वहीं पे ही कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वॉच जो दी थी वाटरप्रूफ, वो वाटरप्रूफ नहीं थी। द अग्रीव पार्टी कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली क्लेम द डैमेजेस। मैंने बोला था टूट गई तो वो जाके बोल सकता है कि इसको मुझे बना के दो,
ठीक है। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब कंडीशन आपकी खत्म हो गई तो यार वारंटी भी क्या ही बची ना उस चीज की, जिस चीज के लिए आपको चाहिए थी वो तो हो नहीं पाई। और अब ब्रीच ऑफ वारंट कैन नेवर बी ट्रीट एज ब्रीच ऑफ वारंटी, क्योंकि घड़ी तो चल रही थी ना। आप ये मत बोलिए मैम कि मैंने आपको घड़ी गलत दी है, मैंने आपकी कंडीशन पूरी थी, ठीक है, वो टूट गई, मैं इसको रिपेयर करके या इस चीज के डैमेजेस आप मुझसे ले लो। इसमें एग्जाम्पल वाटर प्रूफ वाला ही दिया हुआ है। और मिसेस जलपरी, नो केस कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ वारंटी अनब्रेकेबल एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब कि अगर आपकी घड़ी टूट गई तो आप उसको उधर पे कवर की ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कवर नहीं कर सकते। एक पॉइंट है व्हेन द कंडीशन सिंक्स टू द लेवल ऑफ वारंटी, मतलब कब आपकी कंडीशन ऐसे सिंक हो जाती कि वो वारंटी के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 कंडीशंस है। देखो, पहली कंडीशन है अ कंडीशन विल बिकम अ वारंटी व्हेन द बायर वेव्स द कंडीशन, ठीक है, बायर वेव्स द कंडीशन। अभी क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, अभी क्या हुआ, जो खरीदने वाला है उसने बोला चलो ठीक है यार चला लेते हैं। अभी कैसा होता है, जैसे बहुत सारे आईफोन है, आपने चाहिए ब्लू कलर, स्पेसिफिकली आप लेने ही गए हो दिमाग में कि ब्लू कलर वाला ही, इलेक्ट्रिक ब्लू जो भी वो वाटर ब्लू कलर है वही वाला आईफोन चाहिए, ये आपकी कंडीशन थी। उसने आपके सामने 5 आईफोन रखे, पांचों के पांचों ब्लू नहीं थे। आपने क्या किया, देखे फोन, अरे यार आज ही लेना था, मुहूर्त भी था, पंडित जी ने बोला था आज ही लेना है, लाख रुपए खर्च करने, दोस्तों को क्या बोलूंगा आईफोन नहीं लेके आया। तो वहां क्या हो गया आपकी, आपने कंडीशन वेव कर दी और बोला चलो ठीक है वारंटी पे तो है ना, इसमें कोई स्क्रैच तो नहीं है ना, ब्रांड न्यू है ना, सही रेट पे दे रहे हो ना। उसने क्योंकि आज ऑफर भी बता दिया आपको कि आज तो ऑफर चल रहा है HDFC में 4000 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो आपने वो भी बचत करने के लिए उसी दिन ले ली, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो गई, वेव हो गई। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल लिखा है जैसे केक डिलीवरी, आपने बर्थडे पे केक भेजना होता है, आपने क्या भेजना होता है, केक 12 बजे पहुंच जाए, ये होता है आपका पर्पस कि भैया डिलीवर ना राइट टाइम पे आप करना। सबको कितनी मजा आ रही है ना, ठीक है, राइट टाइम पे आपने केक डिलीवर करना है। अब वो चीज 12 बजे नहीं पहुंची, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तुम्हारे कजिन, फेवरेट कजिन, तो तुम्हें बुरा लगेगा। वो बोल रहा है मैम इतनी बारिश हो रही है मैं 12 तो नहीं पहुंच सकता, आपने उसको चिल्ला दिया भैया क्या नाटक है ये वो सब, लेकिन स्टिल वो आपकी जो कंडीशन थी 12 बजे की वो आपने वेव कर दी वारंटी के साथ, चलो ठीक है 12:10 पे पहुंचा दो उसको, ठीक है। A condition will sink to a level of warranty by the buyer treats the breach of condition as a breach of warranty। हमने अभी पढ़ा कि breach of condition को हम क्या बोल सकते हैं, breach of warranty। भैया आपने बोला था waterproof चाहिए, ठीक है, waterproof तो छोड़ो, वो तो खराब ही हो गई यार, कंडीशन भी गई और खराब भी हो गई पूरी, अब तो मशीन भी नहीं चलेगी। तो अब आपने क्या किया, जो आपने कंडीशन बोली थी उसको वारंटी में जा दी, हमें डैमेजेस भी चाहिए। आपने घड़ी एक तो हमको वाटरप्रूफ नहीं दी, उसके बाद वो मशीन ठीक भी नहीं हो रही, मैं बाहर भी आ गई पानी के तुरंत तो भी वो नहीं चल रही है, मतलब आपने मुझे खराब ही दी है, ठीक है। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है जैसे कि आपने कार और मोबाइल लिया था, ठीक है, आपकी कंडीशन थी यही वाली कार चाहिए, यही वाली मोबाइल चाहिए, मोबाइल में स्क्रैचेस आ गए एक आध, ठीक है, एक आध देख लिया आपने साइड में स्क्रैचेस, तो अब आपको वो चीज वारंटी पे मिलनी चाहिए थी ना कि इसमें कोई स्क्रैच नहीं। आपका पर्पस क्या था, मोबाइल लेने का, पर्टिकुलर आपने बोल दिया था यही वाला सैमसंग का मोबाइल चाहिए, तो वो कंडीशन तो आपकी पूरी हो गई, उसने आपको दे दिया, प्लस वारंटी जो थी स्क्रैच वाली वो उसके सामने से आनी चाहिए थी पर नहीं आई। आपने बोला मेरे को फोन ही नहीं चाहिए, आपने मुझे स्क्रैच वाला फोन कैसे दिया, तो आपने कंडीशन में क्या कर दिया, वारंटी भी लगा दी, मुझे आपसे फोन नहीं लेना। लास्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, आप डिवाइड नहीं कर सकते, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयरऑफ, अब गुड्स भी एक्सेप्ट कर लिया, उसका कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, द ब्रीच कंडीशन कैन ओनली बी ट्रीट एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कैसे, अब जो आपने कंडीशन ब्रीच की है उसको हम सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट करेंगे। मैं एग्जांपल बताती हूँ, द बायर कैन ओनली क्लेम द डैमेज एंड कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूटेड। इस केस में क्या होता है, जैसे कि आज इंडिया का मैच है, ठीक है, बढ़िया इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपने एक टीवी ऑर्डर की है कि मुझे बड़ी वाली एलईडी चाहिए, ठीक है, आपने बड़ी वाली एलईडी ऑर्डर की एक शॉपकीपर से, अब आपका मैच है शाम को,
ठीक है, आप सुबह से लगे हो भैया ये वाली, हाँ हाँ दोस्तों कौन सी टीवी चाहिए, ये भी मंगा लो, ये हम बढ़िया स्क्रीन लगाएंगे, टीवी देखेंगे मस्त है वो। उसने बोल दिया मैं आपके लिए ना एक पर्सन भी भेज दूंगा जो टीवी लगा के जाएगा, आप लोग बढ़िया एंजॉय करना। ठीक है, अब आपका पर्पस क्या है? टीवी। टीवी तो आ गई, जो स्टैंड होता है टीवी का, वो टेढ़ा टाइप का आ गया है। ठीक है, ये जो स्टैंड लगता है टीवी में, आप कैसे लगाओगे टीवी? आप उसको फोन करो भैया, वो बोल रहा है अब तो टाइम खत्म हो गया, मैं स्टैंड आपको नहीं भेज सकता रिपेयर करके। अब आपका पर्पस क्या था? टीवी। टीवी के साथ स्टैंड फ्री में आता है पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज वो लगाने वाला पर्सन स्टैंड लगा नहीं पा रहा, आपकी कंडीशन तो पूरी नहीं हो पाई ना। आपकी कंडीशन क्या थी? मुझे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, इसलिए मुझे एलईडी टीवी आपसे लेनी है। आपने सामने वालों को बता दिया, उसको भी पता है मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आपने ना मैच देखने मिल पा रहा है, टिका के देख रहे हो, टीवी गिर भी सकती है एक्साइटमेंट में। ठीक है, स्टैंड जो आपके का, आप अपने पार्ट एक्सेप्ट कर लिया उसका, स्टैंड जो खराब है वो बोल रहा है अब नहीं बन पाएगा, मेरा वर्कर चला गया, मैं आपको भेज नहीं सकता नया स्टैंड, मुझे गोडाउन से मंगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप स्टैंड नया नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, सामने वाले की कंडीशन ब्रीच हो चुकी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच वो इस एलईडी टीवी पे तो नहीं दे, वो घर की छोटी टीवी पे ही देख पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपने गुड्स तो एक्सेप्ट कर लिया, टीवी तो सर सही आई ना आपको, ठीक है, स्टैंड कल आ जाएगा, तो आप इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन बोलोगे, लेकिन इसको ट्रीट ब्रीच ऑफ वारंटी करोगे, क्योंकि मेन पार्ट ऑफ द पर्पस आपके पास आ चुका है। आप इसको ये नहीं बोल सकते आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन की है। ठीक है, स्टैंड आपको कल मिल जाएगा, आप यू कैन ओनली क्लेम damages, you cannot repudiate, you cannot cancel the contract here। जनरली लोग करते होंगे, पर आपने मंगाई टीवी, आपने पे भी कर दिया, अब सामने वाला बोलेगा यार तुमने मुझसे सुबह ऑर्डर किया टीवी, शाम तुम्हारे घर लग गई, बंदा भी आ गया, स्टैंड में एक स्क्रू नहीं है, तो तुम उसके पीछे मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुमने ये 3 एग्जाम्पल लिखना है, तो लिख लो। 3 पॉइंट्स हैं, 3 में मैंने लिखा है, एक में टाइम फॉर केक डिलीवरी, दूसरा है स्क्रैच इन कार और मोबाइल पर्टिकुलरली जो आपने बाय किया, और टीवी फॉर मैच, उसमें स्टैंड डिफेक्टिव रहेगा। टीवी स्टैंड डिफेक्टिव है। ठीक है, डन, बता रही एग्जाम्पल्स है। बोल रही है ये क्या है, जादू है, जादू ना। तो मानसी के साथ क्यों नहीं बैठती हो अब? तो थोड़ा उसके साथ बैठो। देखो बी पॉइंट में, द कंडीशन विल सिंक टू द लेवल ऑफ वारंटी विद द बायर ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अभी क्या हो गया, आपका पर्पस क्या था? पर्टिकुलर कार लेना, आपने गए, फेवरेट कार है सपोज बीएमडब्ल्यू, ठीक है, आपने बीएमडब्ल्यू लेनी है, आपने बुक कर ली, आपका पर्पस था। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैसे हुआ है कि आपने भाई ब्रांड न्यू बीएमडब्ल्यू बोली है। ब्रांड न्यू मतलब क्या होता है? एकदम न्यू, जिसमें कोई स्क्रैच नहीं हो, फ्रेश कार, कोई गलती नहीं हो। ठीक है, बढ़िया पूजा करके वही नारियल तोड़ के हमने ले जानी है विथ द कवर, केक कटिंग, एवरीथिंग। ठीक है, अभी जब आप लेके गए हो, आप घर जाके देख रहे हो साइड में ना आपके जो जहां पे आपका टायर वगैरह होता है वहां पे बढ़िया स्क्रैच लगा है। ठीक है, आपकी कंडीशन क्या थी? ब्रांड न्यू बीएमडब्ल्यू लेनी है। ठीक है, उसने कंडीशन पूरी करी, क्या करी, लेकिन एक स्क्रैच है। आपने कार ले ली, वहीं आप 60-70 लाख पे भी कर आए हो उसको कंप्लीटली। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई थी ब्रांड न्यू बीएमडब्ल्यू चाहिए, उसमें क्या हो गया है? स्क्रैच हो गया है। जब भी उसमें स्क्रैच हुआ है, तो आप उसको ट्रीट क्या करोगे? आपने कार तो ले ली, आप उसको ट्रीट करोगे ब्रीच ऑफ वारंटी।
ठीक है, आप उसको सिंक कर लोगे वारंटी में कि भैया स्क्रैच रिमूव करके दो, क्योंकि आप सामने वाले कॉल करो हमें तुम्हारी कार नहीं चाहिए, तुमने स्क्रैच वाली थी मेरे 60-70 लाख आज के आज में वापस दो। सामने वाले क्या बोलेगा, अरे वो स्पंज हो जाता है, मैं आप कल भेज दो, मैं तुरंत पेंट करके भेज दूंगा आपको ये वो, ठीक है, कलर स्पंज होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रीच ऑफ वारंटी में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इम्प्लाइड वारंटीज और ठीक है, इम्प्लाइड वारंटीज जैसे मैंने समझाया है तुम लोगों को कि वारंटी क्या होती है, कि जब आप उससे सामने वाले से लेने गए हो तो वो आपको क्या करे, कुछ चीजें इम्प्लाइड है, ये चीज सेलर को पता होनी चाहिए कि यार ये मैं इसको दे रहा हूं तो इसका पोजेशन इसके पास है, ये मैं इसको दे रहा हूं तो इसका टाइटल इसी के पास है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, नीचे इम्प्लाइड वारंटीज अलग से आपको एक्सप्लेन की है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट बस देख लो। पहला लिखा है एम्प्लॉयड वारंटी टू क्वाइट पोजेशन और एम्प्लॉयड वारंटी अगेंस्ट एनकम्ब्रांसेस। क्वाइट पोजेशन यानी कंप्लीट पोजेशन सामने वाले को दे दो, एनकम्ब्रांसेस मतलब ये कहीं पे भी और अटैच नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी और ने भी आपको उस फोन का एडवांस दे रखा है, सामने वाले मेरे को फोन कर रहा है, भाई मैंने उसका एडवांस देके मोबाइल मेरा है, नहीं, मेरे को फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस होने चाहिए, वो मोबाइल एकदम फ्रेश पीस, उसमें किसी और का भी कुछ भी अटैचमेंट एडवांस कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके डिटेल पॉइंट्स नीचे दिए हैं क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स और है। अब इम्प्लाइड कंडीशंस, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इम्प्लाइड होती है। पहली है कंडीशन एज टू टाइटल, जैसे कि आपने सेकेंड हैंड गुड्स बेचे, मैं एग्जांपल बताती हूँ तुम रीड कर लो, बहुत इजी, इसमें वही वही एग्जांपल्स है। सेकेंड हैंड गुड्स बेचे, सेकेंड हैंड गुड्स क्या होता है, जैसे कार खरीदी, आज आपने ब्रांड न्यू नहीं किसी और पर्सन से बोला ये कितने महीने पुरानी कार है, उसमें 4 मंथ्स में ही किसी से मैंने लिए 4 मंथ्स पुरानी कार है, उसने कब खरीदी, तो उसने 2 मंथ्स खरीदी, मतलब 6 मंथ्स पुरानी कार है। आपने जब ली तो सेकेंड हैंड गुड्स जब आपने उससे परचेज किए तो अब वो किसके हुए, आपके, ठीक है, क्योंकि आपने उसे परचेज किया, आपने उसका पे किया। अब वो जो ओनर है वो बोल रहा है ये मेरे गुड्स है, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं। जब आप उसको कोई गुड्स दे रहे हो वो फ्री फ्रॉम इनकम ब्रांचेस होने चाहिए, उसका टाइटल आप पर्टिकुलरली उस पर्सन को ट्रांसफर करो। कोई भी उसमें आके ये ना बोले कि अब ये मेरे गुड्स हैं, ये पहले मैंने उसको दिए थे, अब मुझे तुझसे वापस चाहिए, आप इन सबसे फ्री उसको दो। ये इम्प्लाइड है कि जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हो तो उसमें किसी और का राइट बाद में नहीं होना चाहिए। अब इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल बाय डिस्क्रिप्शन, आप गए भैया एम साइज की ही टी शर्ट चाहिए, जब आपने क्लियरली बोल दिया और सामने वाला आपको क्या दे रहा है एल, जनरली बहुत बार होता है अपन ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, एम साइज ऑर्डर करते हैं एल आ जाता है या एस आ जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि आपको छोटा साइज आ जाता है। तो अब आपने क्या स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया था, यही वाली साइज चाहिए, आपको वो साइज उसने नहीं दी, ये इम्प्लाइड कंडीशन है भैया कि हमने जो साइज मांगा है तुम्हें उससे ही वही साइज है, आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, मनी रिफंड मांगोगे ना, कंडीशन आपकी पूरी, तो वहीं आपने क्या कर दिया, रेप्यूटेट कर दिया। अब गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उससे आपके गुड्स करस्पॉन्ड करने चाहिए, ठीक है। जैसे आपने बोला है, इसमें एग्जांपल फिएट कार का दिया है कि आपने बोला न्यू फिएट कार ही चाहिए तो आपको फिएट ही दे, ऐसी कोई कार आके उसमें फिएट का टैग लगा के नहीं दे। अब गुड्स मस्ट ऑल्सो बी मर्केंटाइबल क्वालिटी, मतलब मॉर्केटाइबल क्वालिटी, हाँ आप उसको बेच सकते हो, ऐसी क्वालिटी दो कि ऐसा नहीं कि बस आप यूज कर लो हो जाएगा काम, आप उसको ऐसी दो कि आगे भी वो उसे यूज करे, और मेन जिस क्वालिटी की हमने मांगी है वो वाली क्वालिटी में हमें चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है वाइन बॉटल का, ठीक है, वाइन बॉटल आपने स्पेसिफिकली की दी है कि मेरे को सुलह की एक बहुत अच्छी वाइन्स होती हैं, ठीक है, नासिक में उसका पूरा यार्ड है, तो अगर आपको पर्टिकुलरली वही चाहिए तो आप उसके लिए ही बोलोगे, और आपको कोई और वो वाइन देता है तो वो मार्केटेबल क्वालिटी नहीं है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, मतलब कि कंप्लीट चीज जो आप दे रहे हो वो ध्यान में रह के दो कि आपने सही चीज मेरे को बेची है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है मिल्क का, ठीक है, आपने मिल्क लेके आए, ठीक है, अपने घर वालों के लिए मिल्क का डब्बे आते हैं, ठीक है, आपने पूरा वो लेके आए हो। अब जब आप वो लेके आए उसके अंदर जर्म्स है जिससे आपकी फैमिली में सबको इन्फेक्शन हो गया है, तो होलसमनेस अगर देखो तो आपने जो प्रोडक्ट दिए भैया ऐसा नहीं है कि नीचे जर्म्स है ऊपर जर्म्स है, मिल्क में कंप्लीटली आपने मुझे जर्म्स दिए जिससे मेरे घर में सबको टाइफाइड हो गया है, ठीक है। तो आपने होलसमनेस वाली इम्प्लाइड कंडीशन देखनी कि आप जो जो उसको दे रहे हो ना वो खराब चीज नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, अभी तक हम क्या एग्जाम्पल्स देख रहे थे कि कुछ एक चीज जो मिसिंग है, एक आध स्क्रैच है तो आप एक्सेप्ट कर लो, वो सिंक हो जा रही है बॉन्ड, ये पूरे कंप्लीट इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपसे मैं मिल्क मांग रहा हूं तो आप मुझे क्लियर मिल्क दो, आप उसमें मिलावटें वाली चीजें मत दो। अब इम्प्लाइड एज कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस, इसमें एग्जाम्पल दिया है जैसे कि वाटर बॉटल्स। अब आपने बोला है कि मुझे ऐसी वाटर बॉटल्स, यहाँ पे केस दिया है, आपने मुझे ऐसी वाटर बॉटल चाहिए जिसमें पानी गर्म हो सके। अब उस पर्सन ने खरीद के आ गई एक केमिस्ट से और यहाँ आके बेच दी कि इसमें ना बॉइलिंग वाटर नहीं, इसमें तो एकदम हॉट वाटर आप ले सकते हो। सामने वाले का हाथ ही जल गया, वो बॉटल भी मेल्ट हो गई। इसमें सिर्फ आप वार्म वाटर रख सकते हो, आपने ये क्लियरली बताना था। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि आपने सामने वाले को बोल दिया है कि ये इस क्वालिटी का है कि इसमें आप हॉट वाटर लेके घूम सकते हो, पर जबकि उसमें सिर्फ बॉइलिंग वाटर, वार्म वाटर ही आप ले सकते हो। ठीक है, ये एक बार सब आप रीड कर लेना। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिया ना, अगर तुमने साइड में उतना भी लिख लिया ना तो तुम्हें ये चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें है इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर सेल बाय सैंपल। अब एक और टाइम है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं क्या, इधर पे लिख दो। एक में मिल्क विद जर्म्स होलसमनेस में, इसमें वाइन बॉटल पर्टिकुलर ब्रांड आपने स्पेसिफाई किया है और एम साइज, और फिर फर्स्ट वाले में था सेकेंड हैंड गुड्स, लिख लिए। चलो अब लास्ट वाले में ना हॉट वाटर बॉटल लिख लो। ठीक है, अभी है इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर अ सेल बाय सैंपल। इसका मतलब है इम्प्लाइड कंडीशन कैसे, जो आपने मेरे को सैंपल दिखाया था ना, आपने सैंपल दिखाया, अब मैं आपको ऑर्डर दे रही हूं, आपने जो सैंपल दिखाया था प्लीज एज इट इज वाला प्रोडक्ट दो, उसमें अगर दिक्कत है तो हम उसको इम्प्लाइड कंडीशन में कवर करेंगे, हम रेपिटेट कर सकते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने सैंपल में कुछ और दिखाया और आप दे कुछ और रहे हो। मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है एक फॉरेन ऑयल, ये तीन में ही पहला क्वालिटी है, जैसे दूसरा है कोई एम्प्लाइड कंडीशन थी, और तीसरा है मर्केंटाइबिलिटी के ऊपर। जैसे आपने बोला था कि फॉरेन ऑयल का एक सैंपल दे रहे हो, ये फॉरेन के जो ऑयल्स हैं उधर के जो सैंपल्स है उसमें इसमें मिक्स है। ठीक है, जब आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट आया तो उसमें फॉरेन ऑयल के अलावा और भी ऑयल्स मिक्स थे, मतलब ये इसमें इंपोर्टेड ऑयल के अलावा भी कुछ लोकल ऑयल भी मिक्स है। तो आपने तो स्पेसिफिकली यही मांगा था, ठीक है, सैंपल में भी आपको यही दिखाया गया था, तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो चीज सैंपल में दिखाई गई वो आपको डिलीवर नहीं हुई है। ठीक है, जैसे आपको ब्रिक होते हैं, ठीक है, ब्रिक्स का आपको एग्जाम्पल सैंपल दिखाया उन्होंने, फिर आपने उसको 10,000 का, इसमें ऐसा था कि एक पर्सन ने 10,000 का ब्रिक्स ऑर्डर किए हैं, अब वो ब्रिक्स कहीं से टूटे हैं, कहीं से ऊपर से उखड़े हुए हैं, आपका जो मार्क है वो किसी में नहीं दिया हुआ है, तो आपने 10,000 एज इट इज सैंपल जैसे हमको ब्रिक्स देने चाहिए। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो आप सैंपल दिखाते हो वैसा ही आप प्रोडक्ट उस पर्सन को दो। ठीक है, पहले सैंपल मंगाया, चेक किया, अप्लाई किया, सही था तो आपने बाकी का ऑर्डर दिया। और सैंपल लोग बांट भी देते हैं, छोटे छोटे परफ्यूम्स आते हैं इतने पतले पतले बार जैसे, वो सैंपल देते कि आपने ये ट्राई करना, तो आपको ऑफ कोर्स फ्रेग्रेंस अच्छी लगेगी तो आप ओरिजिनल बॉटल ले जाओगे। आप ओरिजिनल बॉटल आप स्प्रे करो तो उसमें वैसा फ्रेग्रेंस आ ही नहीं रही, तो जैसे इतनी सी डिब्बी में इतनी फ्रेग्रेंस थी वैसे पूरी बॉटल में होनी चाहिए ना, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है मैम, ये आपके सैंपल से मैच नहीं कर रहा है। अब हमने ऊपर इम्प्लाइड वारंटीज देखा था, क्वाइट पोजेशन, फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस, डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स और इम्प्लाइड बाय कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड, ये चार इम्प्लाइड वारंटीज होती है। वारंटीज कैसे होती है, जब आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, जैसे ब्रेड खरीदने गए, आपने एक्सपायरी चेक की, कई बार आप नहीं करते हो, जैसे आप मेडिसिन ले जाते हो, यार सामने वाला बेचने बैठा है, उसकी ड्यूटी है कि वो आपको बताए, ये इम्प्लाइड वारंटी है, वो आपको बताए कि मैम आज यूज कर लेना, कल के बाद इसे यूज आप मत करना, ये खराब हो सकती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आप बोल रहे हो कोल्ड ड्रिंक है, कई बार शॉपकीपर्स बता देते हैं कि ठंडी नहीं है, ठीक है, तो ये इम्प्लाइड वारंटी है कि सामने वाले ने आपको बता देना है कि इसमें ये चीज है। डेंजरस नेचर, आप नींद की गोलियां लेने गए, वो आपको बोलेगा कि एक से ज्यादा दिन में नहीं लेना, आपको डॉक्टर ने कंसल्ट किया है उस हिसाब से ही आप लेना, ये सामने वाले से आपको
इम्प्लाइड वारंटी है कि वो आपको पहले ही अवेयर कर दे। क्वाइट पोजेशन हमने पहले भी देखा कि कंप्लीट पोजेशन आपको दे दे। फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस हमने देख लिया कि इसका जो टाइटल आप ट्रांसफर करो वो फ्री होना चाहिए, सामने वाले के पास कोई भी उसमें अटैचमेंट्स इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। यूसेज और ट्रेड मतलब जब भी आप इसको यूज करोगे तो उसके क्लियरली उसको बता दो कि इसका क्या क्या यूज है, या आगे बेचने के लिए सामने वाले को इसमें ये चीजें मार्क करके दे देना। जैसे बहुत क्लियरली उसमें लिखा होता है कि 3 से 7 बच्चे नहीं यूज करें, बिलो 3 और 3 बिलो 3 चिल्ड्रन शुड नॉट यूज इट, डू नॉट टच इट। ठीक है, तो वो सब उसमें यूसेज और ट्रेड में क्लियरली आपको बोल दिया गया है कि उन बच्चों के लिए ये चीज नहीं है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्पटर। ये पढ़ा है हमने कि लेट द बायर बी अवेयर। हम ये मानते हैं कि कुछ चीजें, भैया हमने देख लिया कंडीशन ऑफ वारंटीज, बायर के फायदे में बहुत चीजें थी, अब कुछ सेलर के फायदे में, कि कुछ चीजें बायर को खुद भी अवेयर होनी चाहिए। हमारी भी ड्यूटी है कि हम जाके एक्सपायरी चेक करें मार्केट में, ठीक है, या कोई चीज पे हम फालतू बातों पे सेलर पे उंगली नहीं करें। आपने जो कंडीशन लगाई थी अगर वो फुलफिल हो रही है तो आप बार बार आके मत बोलो अब चेंज कर दो, अब ऐसा नहीं वैसा नहीं। एम साइज बोली, एम साइज दे दिया, अब एम साइज तुमको अनफिट आ रही है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपने एम साइज बोली थी। ठीक है, caveat emptor is the Latin word which means let the buyer be aware. In simple words, it is not the seller's duty to give the buyer which are fit for a suitable purpose of the buyer. If he makes a wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective and do not serve his purpose. The principle was applied in एक case दिया where certain pigs were sold by auction. No warranty was given by the seller. अब उसमें से एक पिग को ना इन्फेक्शन हो गया, तो उसके 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 इन्फेक्टेड होने से उसके खुद के पिग्स भी इन्फेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो उसने बोला कि तुमने मुझे ना इन्फेक्टेड पिग्स दिए हैं इतने सारे, तो वो बोल रहा है तुमने आए, तुमने चूज किया, तुम चेक करके गए, मैंने इस चीज की कहीं पे भी वारंटी तुमको नहीं दी थी, तो तुम मेरे पे आके इस चीज का मुद्दा मत बनाओ। तो हम कई बार बोलते हैं कि तुम आओ, खुद चेक करो, अपने हिसाब से देख के जाओ। बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो वहीं पे ही क्लियर आउट कर देते, मैम आप एक बार देख लो, आप सेटिस्फाइड हो ना, मैम आप खुद मोबाइल चेक कर लो, स्क्रैचेस आप खुद चेक कर लो, बाद में आके मत बोलना ये स्क्रैच है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेके जाते हैं पूरा चेक करते हैं, खुद स्क्रैच मार के दुकानदार को बोलते हैं कि इसमें स्क्रैच है, जबकि आपने खुद से लगाया, आप उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो आपने छोड़ दिया था कि आप चेक कर लो इसको पूरे आइटम को और फिर आप ले लो। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। कैसे एक्सेप्शंस है? where the seller makes the false representation and buyers relies on it. अरे मैम ये तो आपको आराम से फिट होगा, आप तो इतने पतले हो, आपको आराम से आ जाएगा। अब उसने इतना फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया, घर गए तो देखा तो वो चीज आपको आ ही नहीं रही है, आप वहां उस चीज के 2000 पे करके आए हो, तब आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि आपने रिप्रेजेंट किया था कि ये मुझे फिट आएगा और ये मुझे फिट नहीं आया, मुझे एक साइज बड़ा चाहिए। where the seller actively conceals a defect in goods which is not visible. कुछ भी कपड़े में स्टेन वगैरह लगा होता है और वो आपको दिखाते नहीं है, कुछ नहीं यार ये तो आप एमवे से वॉश करो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये सब। तो ये सब आप क्या करो, खुद ही डिफेक्टिव जो है उसमें से कंसील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, where the buyer relying upon the skill and judgment of the seller and expressly or impliedly communicated to him for the purpose of which the goods are required. सैलून जाते हैं, खुद बोलते हैं अरे ये हेयर कलर तो मैंने अपने हेयर पे लगाया था, बहुत अच्छा ब्रांड है, प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी, आपने लगाया पूरे हेयर ड्राई हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपने सामने वाले को क्या इम्प्लाई की, मैं भी यूज करती हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा है, वही जाके आप मुद्दा बनाओ कि तुमने क्या बोला था। तब आप ये नहीं बोल सकते केवियट एम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर, आपने सजेस्ट किया था कि ये चीज आपने भी यूज की हुई है, तो आप मेरे को मत बोलो कि मेरे हेयर क्यों खराब हो गए। द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। उसने उसको पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इस चीज को कैसे यूज करना है, वो इस चीज में डील करता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको उसने बोल दिया इसमें हाफ ग्लास पानी मिला, प्रोटीन शेक्स लेने जाते हैं, उसने बोल दिया हाफ ग्लास पानी मिला, हाफ ग्लास दूध मिला, आप एकदम फिट रहोगे। आपने एक हफ्ते में देखा आप इतने मोटू हो गए हो, क्योंकि उसमें दूध नहीं मिलाते, वो बंदा पतला होगा, वो मिलाता होगा, उसकी बॉडी के लिए अच्छा है। आपने जो उसको डिस्क्रिप्शन दिया है उस चीज को यूज करने के, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए फिट नहीं बैठे, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपने मुझे गलत डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये सिर्फ बहुत 10% भी मैं बोलूंगी, इतने लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको रीड करके आप
लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करो, इसका कोई क्वेश्चन उन्होंने अभी तक नहीं पूछा है। ऐसी एक टॉपिक है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स। फिर एक और टॉपिक है ओनरशिप इज अनएसर्टेन। फिर है पासिंग ऑफ रिस्क और ट्रांसफर ऑफ टाइटल नॉट द ओनर। तब क्या होता है, एक्सेप्शन टू जनरल रूल। एक बार रीड करना, कुछ नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, पर बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तुमसे मैंने उस दिन भी पूछा था, डाउट्स पूछो, तुमने मुझसे नहीं पूछे। कौन सी शीट? क्वेश्चन बैंक ना, क्वेश्चन बैंक में वो वाले क्वेश्चन हैं जो तुम्हें बहुत सालों पहले, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज टेस्ट है ना, तुमको पता चलेगा पास्ट क्वेश्चन, और उसमें वो डाउट्स भी पूछे थे क्लास में बच्चों ने। उसमें सिर्फ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो कॉल पे कि नहीं कर सकते हो। फॉरेन एम्बेसडर्स तुम्ही ने मुझसे पूछा था ना, फॉरेन एम्बेसडर तुमने मुझसे पूछा, इसने मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछा है, तो ऑडियो मैंने, तो बुक में तो है ना, इसे बोल रही है रीड करने, बोलते मैंने रीड करने वहां हिंदी में लिख दिया, लिखने बोला था। क्वेश्चन बैंक में आया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स में नहीं है, ठीक है। चलो, डिलीवरी, डिलीवरी आपको रीड करनी है, पर डिलीवरी अल्टीमेटली क्या होती है कि सामने वाले ने प्रोडक्ट पहुंचा देना है। डिलीवरी इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी में भी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक। एक्चुअल और फिजिकल टेक्स प्लेस व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू, तुरंत आपको बैग पकड़ा देते हैं कि आपके गुड्स हो गए, और दिस एजेंट्स are authorized to take the possession of goods. Constructive delivery takes when the person is possession of goods acknowledge that he holds the goods on behalf of and at the disposal of the buyer. Constructive यानी अभी आप इसको रखो सामान को, मैं आपसे बाद में लेके जाऊंगा, ठीक है। For example, where the seller after having sold the goods may hold them as a bailey for the buyer, there is constructive delivery. Symbolic delivery is made by indicating or giving a symbol. Here the goods themselves are not delivered, but means obtaining possession of the goods is delivered. Example, by delivering the key of the warehouse where the goods are stored, bill of lading which will entitle the holder to receive the goods on the arrival of the ship. आपने एक वेयर हाउस उसको दे दिया, वहां पे उसके गुड्स रखे, जैसे ही भाई तुम्हारी वो आएगी शिप, तो उसमें तुम्हारे गुड्स ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगे, फिर तुम्हें गुड्स मिल जाएंगे। ये सिंबलिक है कि आपके वेयर हाउस में आ गए, डन, कीज आपके पास है, हाँ है, आपके वेयर हाउस में स्टोर्ड है। तो ये एक सिंबलिक। कंस्ट्रक्टिव अभी मेरे पास रखे रह दो, बाद में आपको दे दूंगा जब आप मांगोगे, और एक्चुअल में तुरंत दे दिए, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, वो एक बार रीड कर लेना। सूट्स पढ़ा है हमने, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, वही चीज यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन की गई है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स पढ़े हैं ना, कब कब वो लोग ब्रीच करते तो आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। उसके बाद रेमेडीज है आपको खूब सारी। ऐसी एंटिसिपेटरी ब्रीच हमने पढ़ा था, क्या होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच? सामने वाले ने एंटिसिपेट पहले ही कर लिया है कि ये ब्रीच होगा, तो उसके लिए आप उसके अगेंस्ट कैसे सूट फाइल कर सकते हो, वो वाले, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर यानी अभी सेलर को पैसे नहीं मिले, तो क्या होता है, द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर वेयर द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। तो क्या हुआ कि आपने प्राइस नहीं दी, क्या हुआ, तबीयत खराब लग रही है, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, थोड़ा बहुत पैसा उसको दिया है, या फिर एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने इतना पे करना है, और या फिर पूरा का पैसा आपने नहीं दिया है। फिर when the condition payment was made by bill of exchange or other negotiable instrument and the instrument has been dishonored, आप सामने वाले को चेक दे दिया है आपने इतने गुड्स का, और जब वो बैंक में लगाने गया तो उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो वो बाउंस हो गया आपके चेक, तो ये क्या हो गया, डिसऑनर्ड ऑफ चेक। तो अभी क्या है, सेलर अनपेड है, क्यों, क्योंकि उसको चेक से भी पैसे नहीं मिले, आपने हाथ में भी उसको कोई पैसे नहीं दिए हैं। इसके ऊपर इसके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे लीन और राइट ऑफ रिटेंशन। आप गुड्स उस पर्सन को ट्रांसफर मत करो जिसने आपको पैसे नहीं दिया, आप होल्ड करके रख लो। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जैसे ही ट्रांसपोर्ट जाता है रोक दे, अबे इसके गुड्स अपन
नहीं देंगे, इसके गुड्स अपन अंदर रखते, क्यों? क्योंकि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसके चेक डिसऑनर हो रहे हैं। राइट ऑफ रीसेल, आपने होल्ड करवाए थे, आप उसके पैसे नहीं दे रहे, मैं माल निकाल रहा हूं भाई, पेरिशेबल है, मैं रख के क्या करूंगा, मैंने रीसेल कर दिया। राइट टू विथ होल्ड द डिलीवरी, अगेन गुड्स जा ही रहे थे, उतने में उसने बोल दिया उसका बैंक वाले ने कि आपका ये चेक, तो आपने डिलीवरी भी नहीं की। ठीक है, 4 टाइप के उसके राइट्स है, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल और विथ होल्ड द डिलीवरी, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। जब मैंने पढ़ा अनपेड सेलर, अनपेड सेलर में वो क्या बता रहे हैं, जब होल ऑफ प्राइस इज नॉट पेड और आपने जो चेक दिया है वो क्या है, टेंडर्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 50,000 रुपीज किसी को देने थे गुड्स के, ठीक है, उसने अभी 40,000 दिए, क्या वो अनपेड सेलर है? टेंडर्ड भी लिखा है, अनपेड है। अगर उसने 4995 दिए तो भी अनपेड है, ठीक है, तो भी उसको हम अनपेड सेलर बोलेंगे। ठीक है, राइट ऑफ लीन, an unpaid seller is in possession of the goods, may exercise his lien goods, kept the goods in his possession, refused to deliver to the buyer until the fulfillment of the tender fulfillment or the tender of the price, in case where the goods have been sold with the stipulation as to credit, the goods have been sold on credit with their credit terms has been expired। भाई 3 महीने के लिए दिया था, 3 महीने हो गए, अब पैसे दो। आपने क्रेडिट पे विदाउट स्टिपुलेशन एट क्रेडिट, मतलब आपने टाइम डिसाइड नहीं किया था बट आपने क्रेडिट भी दिया था क्योंकि आपके उसके फैमिली टर्म्स थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पैसे ही नहीं दोगे। फिर वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तब भी आप राइट ऑफ लीन कर सकते हो। द लीन डिपेंड्स ऑन फिजिकल पोजेशन, द सेलर्स लीन इज पोजेसरी लीन सो दैट it can be exercised only as long as the seller is in possession of goods. It can only be exercised for non payment of the price and not for any other चार्जेस। अगर प्राइस पे नहीं है तब आप गुड्स लीन कर सकते हो। ठीक है, लीन इन लॉस, जब आपके पास पोजेशन नहीं है। ठीक है, वेयर द सेलर डिलीवर्स द गुड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। अब आपने क्या किया, एक वेयर हाउस है किसी और पर्सन का, जैसे जबलपुर है, जबलपुर से आपको बेचना है सपोज रीवा, सतना में कोई वेयर हाउस है, वहां तक तो आपने पहुंचा दिया, अभी आपके पास राइट नहीं है, अब वेयर हाउस में पड़ा, वेयर हाउस से उस पर्सन के पास पहुंच जाएगा, पर अभी उसने आपके प्राइस नहीं दिए, तो यहाँ पे आपकी लीन लॉस्ट है। ठीक है, अभी आपने कोई गुड्स ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, सामने वाले पैसे नहीं क्या आप लीन कर सकते क्योंकि पोजेशन आपके पास है। सपोज आपका पोजेशन एक वेयर हाउस तक चला गया है, आपने गुड्स यहां से सपोज अहमदाबाद पहुंचाने, अब एमपी से गुजरात जाने, गुजरात जाने के लिए पहले वो इंदौर जाएंगे, इंदौर से फिर वो ट्रेन पकड़ेंगे डायरेक्टली, फिर अहमदाबाद जाएंगे, इंदौर से फ्लाइट पकड़ेंगे और डायरेक्टली अहमदाबाद जाएंगे। इंदौर में एक दिन वेयर हाउस में आपने रखवा दिए हैं उसको, तो आपके पास अभी पोजेशन नहीं है, उस वेयर हाउस जो गोडाउन आपने जिसको दिया है उसके पास है, उसमें 3 लोग इन्वॉल्व है, आप, वो वेयर हाउस वाला पर्सन और जिसने एक्चुअल बायर है, जिसने एक्चुअल वो माल लेना है। ठीक है, तो अभी आपके पास उस चीज का पोजेशन है क्या, नहीं है, वो जो वेयर हाउस है जहां आपने रखवा है वहां उसका पोजेशन चला गया है, तो आपकी लीन लॉस्ट हो चुकी है। अब आप ट्रांजिट में रुकवा सकते हो, वहां बोलोगे ना कि रुक जाओ आगे मत भेजना, आपके पास उस चीज का पोजेशन अभी नहीं, आपको मंगाने पड़ेंगे वो वापस। The buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods. The waiver of his lien can by the unpaid seller. अब क्या हुआ, lawfully buyer ने कैसे ना कैसे आपसे possession ले ही लिया और पैसे नहीं दिए, तब आपकी लीन लॉस्ट हो चुकी है। थर्ड है by waiver of his lien by the unpaid seller. unpaid seller नहीं बोल दिया कि छोड़ो मेरे को नहीं चाहिए आपसे possession। ठीक है, stoppage in transit, अभी क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में ही उस चीज को रोक रहे हो। The right of stoppage in transit of the stopping the goods while they are in transit, resuming the possession of them and retaining the possession until the payment of price। तो आपने क्या कर दिया, रुक जाओ, ट्रक को बोल दिया रुक जाओ भाई, वापस आ जाओ गोल घूम के, मैंने आगे नहीं भेजना। ठीक है, the right to stop the goods is available to the unpaid seller when the buyer becomes insolvent and goods are in transit। ठीक है, अब है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल में क्या बोल रहे हैं, द गुड्स आर पेरिशेबल, खत्म होने वाले मैंने बोला, तो आपने क्या कर दिया, रीसेल, भाई मेरा माल बिकना चाहिए, मैंने इसे वेस्ट नहीं करना है। वेदर राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके पास राइट है कि तुमने टाइम तक नहीं लिया तो मेरे पास राइट है मैं इसे बेच दूंगा, तो आपने
बेच दिया. Where in exercise of right of lien or stoppage in transit, the seller gives notice to the buyer of his intention to resell and the buyer does not pay or tender price within a reasonable time. आपने नोटिस दिया था भाई 15 दिन के अंदर पैसे दे, नहीं तो मैं इसे बेच रहा हूं, तो आपने उसने 15 दिन में आपको रिप्लाई नहीं किया तो आप रीसेल कर सकते हो. राइट टू विथ होल्ड द डिलीवरी, लास्ट है उसमें छोटा सा पैराग्राफ एक्सप्लेन, इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड द अनपेड सेलर हैज राइट एज डिस्क्राइब्ड अबव. कितने सारे राइट्स है, विथ होल्ड कर सकता है डिलीवरी. इफ द हाउएवर प्रॉपर्टी हैज नॉट पास, द अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ विथ होल्डिंग द डिलीवरी सिमिलर टू एंड टू कोइंसिडेंसिव विथ हिज राइट्स ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट. मतलब कहीं ना कहीं ये वैसे ही राइट है विथ होल्ड डिलीवरी जैसे आपने ट्रांजिट में रुकवा दिया, जैसे आपने लीन कर लिया वहीं पे गुड्स, तो आपने जैसे गुड्स देना है, मैम इसका कितना हुआ 500 रुपीज, वो बोल रहा है मेरे पास 500 रुपीज नहीं है, आपने गुड्स विथ होल्ड कर लिए 500 लेके आओ फिर मुझसे लेके जाना. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स पढ़े हमने, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल और विथ होल्ड डिलीवरी. चारों तुमको याद होने चाहिए. छोटा सा आंसर इसका आएगा, वो एज इट इज जितना मैंने मार्क किया वैसा मार्क करना है तो कर लो, एज इट इज तुमने इतना लिख के आना है. ठीक है, ठीक है. चलो, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर. अभी क्या हुआ कि उसके क्या राइट्स है अगेंस्ट द बायर. हमने 4 चीजें तो पढ़ ली कि वो ये 4 चीजें कर सकता है. अनपेड सेलर में स्यू द बायर फॉर द प्राइस, तो उसके पास एक राइट क्या है कि वो सू फाइल कर सकता है. ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर, ही हैज रॉन्गली रिफ्यूज्ड टू द पे द प्राइस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आप पूरे आपने भेज दिए, अच्छे इंसान हो आप, आपने गुड्स भेज दिए, सामने वाले ने आपने प्राइस नहीं दी, तो आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो. द सेलर में sue the buyer even if the property in goods has not passed where the price is payable on a certain day. अभी आपके गुड्स पास ऑन नहीं हुए पर आपने, उसने कहा था मैं 3 दिन पहले, आपकी डिलीवरी के 3 दिन पहले आपको पे कर दूंगा, पर आपने पे नहीं किया है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते. अगर करता है सामने वाला, पे नहीं करता है वो 3 दिन पहले भी, तो आप सूट फाइल कर सकते हो. अंडर सेक्शन 56 सेलर में sue the buyer for damages or for breach of contract with the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and goods for pay for the goods. अब वो क्या बोल रहा है, मेरे को आपसे गुड्स ही नहीं लेने, तभी भी आप सूट फाइल कर सकते हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच किया है. ठीक है, तो सूट फॉर प्राइजेस और सूट फॉर डैमेजेस. ठीक है, एक और क्वेश्चन एक आध बार आया है ये ऑक्शन सेल. देखो इतना एक्ट पढ़ा, लास्ट टॉपिक उनको अच्छा लग रहा है. ठीक है, ऑक्शन सेल हमने पढ़ा है, बिडर्स. ठीक है, ऑक्शन सेल होता है जहां पे आप बिडिंग करते हो और सामने वाले बिड करते हैं. तो अब इसमें सेलर कौन होता है, जो बिडिंग करवा रहा है. ठीक है, तो एक पेंटिंग है जो बहुत ही बड़े किसी पेंटर ने बनाई है, उसकी बिडिंग होती है, तो मैं सेलर हूँ, मैंने यहाँ बिड किया है, तो मैं तुम सबसे बोल रही हूँ कि तुम आओ मेरे ऑक्शन सेल में और अपने अपनी बोली लगाओ और इस प्रोडक्ट को लेके जाओ. तो मैं बेच रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसका पैसा मिलेगा, तो मैं वो प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब गुड्स मिलेंगे. अ सेल बाय ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल. पहली बात तो ये क्या होती है, पब्लिक सेल, वेयर द गुड्स आर ऑफर्ड टू बी टेकन बाय बिडर्स. तो गुड्स मैं ऑफर देती हूँ तुम लोगों को, तो मैं अपनी प्राइस पे बिड करके इसको ले लेना है. इट इज अ प्रोसीडिंग एट विच पब्लिक आर इनवाइटेड टू कंप्लीट फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय सक्सेसिव ऑफर ऑफ एडवांसिंग सम. जैसे से तुम बोली लगाओगे, जैसे से तुम बोलोगे कि मैं इतना एडवांस दूंगा, वैसे वैसे वो चीज बिकती जाएगी. अब बस इसकी प्राइस डिसाइड नहीं होती है, वो बिडिंग में डिसाइड होती है. एक प्राइस मैं कोट कर सकती हूँ कि भाई मेरे हिसाब से इतने का है स्टार्टिंग प्राइस. ठीक है, सेक्शन 34 लेज डाउन द रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल्स. अब इसके कुछ रूल्स भी है. ठीक है, where the goods are put for a sale in lot, each or lot in a prima facie deemed to be the subject of separate contract of sale. जब लॉट्स में आप लाते हो तो आप सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो उन चीज के. खूब सारी पेंटिंग्स है तो इंडिविजुअल पेंटिंग्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करो. The sale is complete when the auctioneer announces its completion by fall of the hammer in other customary manner. Until such announcement is made, any bidder can retract his bid. अब हमने ये चीज टीवी में भी देखी है, जब वो ठक करके 1 2 3 बोलते हैं ना, 101 एक ऐसे करके, तो फिर वो जब हैमर से नीचे रखते हैं एक कस्टमरी मैनर में, तब हम क्या बोलते हैं, ऑक्शन सेल खत्म हो गई है. जब तक वो
हैमर 3 बार नहीं होता है तब तक आप जितनी भी बिड करना चाहो आप कर सकते हो। वही चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया उन्होंने जो हमने हमेशा विजुअलाइज किया। अ राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और बिहाफ ऑफ सेलर। अब बिड का जो राइट है मतलब जो प्राइस मैंने डिसाइड करनी है वो कहीं ना कहीं राइट मेरे पास है। Whether such right is expressly so reserved, the seller or any other person on his behalf may bid at the ऑक्शन। अब मैंने एक प्राइस डिसाइड कर दी, तुम सब अदर पर्सन हो, तुम सब डिसाइड कर सकते हो और क्या बिड करनी है ऑक्शन में। where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale for the auction knowingly to take any bid from the seller or any such person। इसका मतलब है जहां मैंने ये राइट नहीं रखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं भी बिड करूंगी तो वहां मैं आके बैठ के या अपने किसी किसी एजेंट को बिठा के एक बिड नहीं करा सकती कि सुन ना तू वहां बैठना और ना तू 4 लाख की बिड करना, तो कोई ना कोई 5 तक पहुंच ही जाएगा और ये चीज 5 में बिक जाएगी, तो ये करना सही नहीं है। Any sale in contravention of this rule may be treated as fraudulent by the buyer। तो अभी आपने बायर के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है, क्योंकि आप सेलर हो, आपने डिसाइड किया था कि आप नहीं करोगे बिड, ठीक है। अब आपने एक अपना एजेंट बिठाया है जो कि वहां बिड कर रहा है, वो क्या बन गया है, बायर, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है, फ्रॉडलेंट एक्ट कर रहा है, तो बाकी बायर्स के साथ आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। The sale may be notified to be subject to a reserved price। एक रिजर्व प्राइस होती है जिसके आगे आप बिडिंग करते हो। Where there is such notification, every bid is a conditional offer subject to its being up to a reserved price। एक conditional offer है, आप प्राइस डिसाइड कर लो जब तक कि एक फाइनल रिजर्व प्राइस तक नहीं पहुंच जाती। Where an auctioneer inadvertently knocks down to a bidder who has bid less than the रिजर्व प्राइस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब मैंने एक रिजर्व प्राइस दिया, आप उसके नीचे की बिडिंग कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता। इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। बीच बीच में दूर दूर मैंने अपने लोग बिठा के रखे हैं। वेलकम मूवी में वो करता है ना अनिल कपूर, पेंटिंग बनाता है और फालतू बिडिंग करवाता है, बीच में अपने बंदे बिठवाता है और फिर सब ताले बजाते हैं, वो सड़ी उसकी पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव में बिक जाती है। तो वो आप ऐसे करना गलत है, ऐसे आप अपने अपने बंदे नहीं बिठा सकते, ये अवॉइडेबल हो जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ अदर बायर्स कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी बीच में बैठे हैं, कोई इतनी बहुत ज्यादा प्राइसिंग तो नहीं लगा रहे हैं, या फिर नहीं सॉरी हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपने अपने बंदे भी बिठाए हुए ताकि वो रेस हाई प्राइस पे बिड करें और उसके बाद हम उससे हाई प्राइस बिड करें, तो ऐसा करना गलत है। इसके बाद है ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स रेल एंड सी ट्रांजिट। आप रेलवे से भी कॉन्ट्रैक्ट माल बेचते हो और सी से भी, तो उसमें वो बताया फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, वो सब आपके पैसे लगते हैं, ये सब कस्टम्स में भी कवर होता है जब आप एयर के थ्रू बेचते हो, ठीक है। ये सब आपको एक बार रीड करना है। चैप्टर खत्म, क्वेश्चंस देखते हैं, डाउट्स लेते हैं। देखो बच्चे ये छोटे एक्ट्स है, स्पेसिफिक रिलीफ भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्या, अनपेड सेलर, ऑक्शन सेल, असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइप्स ऑफ गुड्स वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, फिर भी हमने पढ़े। कंडीशन एंड वारंटीज का एक डिफरेंस आता है, फिर भी हमने उसको डीपली समझा। इम्प्लाइड वारंटी समझा। बीच में कुछ टॉपिक्स है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ रिस्क, वो एक बार तुमने रीड करना है, वो हार्डली इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं तो तुमको क्लियर हो जाएगा क्या पूछता है ये। और मेरे पास पेपर्स भी तो है तुम लोगों को देने के लिए। देखो डिफरेंसेस में लास्ट ईयर तो कुछ नहीं आया, दिख रहा है सेल ऑफ गुड एक्ट। देखो लास्ट ईयर के पेपर में सेल ऑफ गुड, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में सेल ऑफ गुड का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तुम लोगों को स्पेसिफिक रिलीफ भी दिखाती हूँ। देखो स्पेसिफिक रिलीफ इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें क्या पूछा है, एक क्वेश्चन, व्हाट सर्कमस्टेंसेस परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, ठीक है, याद रखना परपेचुअल इंजेक्शन पूछा है। चलो
देखो पूछा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अनपेड सेलर, एक्सप्लेन द अनपेड सेलर राइट टू लीन, सिर्फ एक राइट पूछा है, हमने चारों पढ़ लिए, ट्रांजिट, विथहोल्ड, डिलीवरी, मतलब विथहोल्ड डिलीवरी, ट्रांजिट और लीन, और एक और है बीच में रीसेल, चारों याद हो गए। ठीक है, फिर नीचे पूछा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केवियट, अब ये ऑप्शनल में है तुमको, ठीक है। दो देखो अटेम्प्ट 6 और 6A, तो 6 में तुमको दो क्वेश्चन दिए, केवियट एम्प्टर बता दो विद एक्सेप्शंस और फिर अनपेड सेलर। अच्छा, अब स्पेसिफिक रिलीफ में पूछा है डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आप स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं है। अब इसके बाद तुम्हें 6A है, ठीक है। 6A में वापस ऑप्शन में पूछा है परपेचुअल सक्सेशन इंजंक्शन, सॉरी परपेचुअल इंजंक्शन, इसके अलावा सेल ऑफ गुड एक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें ऑप्शनल में आया है सेल ऑफ गुड एक्ट, ठीक है। वो पूरा करो या वो पूरा करो, ये मुझे पता, तुम ऐसे नम्रती यार, दिस इज इम्प्लाइड एक्चुअली। देखो सेल ऑफ गुड एक्ट का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधे स्पेसिफिक रिलीफ का है, व्हाट इज परपेचुअल इंजेक्शन, अगेन अगेन 3 बार हम देख चुके हैं इस चीज को, ठीक है। और सेल ऑफ गुड का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर से पूछा है स्पेसिफिक रिलीफ में व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ, ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑक्शन सेल पूछा है, ठीक है। शॉर्ट नोट, अभी हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, वो हैमर वाली लाइन उसके 4 पॉइंट्स बना लेना, ये सब 3-3 मार्क के क्वेश्चन है। फिर से पूछा है वाटर, देखो सेल और अग्रीमेंट टू सेल पूछा है, एक डिस्टिंग्विश दिसंबर अटेम्प्ट में, ठीक है। अभी हमने देखा इसका डिफरेंस, और सेल ऑफ गुड एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है, स्पेसिफिक रिलीफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सेल ऑफ बेलमेंट का एक क्वेश्चन है, अभी देखा सेल ऑफ बेलमेंट में 4 पॉइंट्स थे, मीनिंग, पोजेशन, ओनरशिप और एग्जाम्पल, मतलब कौन सा एक्ट है, ठीक है। अभी हमने 4 पॉइंट देखे सेल और बेलमेंट के, ये सिर्फ डिफरेंस के लिए उन्होंने कंपेयर करने के लिए दिया, हम अभी फिर से देख लेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर से पूछा है व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, बस लास्ट पेपर बचा है, 7-8 अटेम्प्ट हो गए ये वाले। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस, हमने कितना कुछ पढ़ा कंडीशन ऑफ वारंटीज का, उसके ऑप्शन में कुछ पेपर है उसमें सेल ऑफ गुड नहीं है। फिर से अगेन हुम द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड, अभी तक कैन नॉट बी एक क्वेश्चन आया है कि मे बी, और बाकी सब परपेचुअल इंजेक्शन, ठीक है। 3 मार्क का तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब एक बार वो डिफरेंस खोलो, देखो 4 पॉइंट्स है बेलमेंट और सेल के, ठीक है। सेल और अग्रीमेंट टू सेल समझ आ गया ना, सेल और अग्रीमेंट टू सेल में कुछ नहीं है, ओनरशिप, फ्यूचर, एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इजी था, रिस्क कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, 3 मार्क के लिए इनफ है। अब सेल और बेलमेंट, ठीक है, सेल और बेलमेंट में 4 पॉइंट्स है, मीनिंग, ओनरशिप, पोजेशन और गवर्न्ड बाय,
ठीक है, मीनिंग हमें पता है दोनों का। सेल में भाई प्राइस के लिए आपने कोई चीज सेल की, बेलमेंट में कोई पर्पस के लिए किसी को रखने के लिए दे दिया, आप बाद में क्या करते हो, पोजेशन वापस ले लेते हो। अब कुछ कुछ केसेस में आप सामने वाले को, पेमेंट के हमने टाइप्स पढ़े हैं कि जब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, ग्रेटिट्यूज और नॉन ग्रेटिट्यूज। ग्रेटिट्यूज आप अपनी इच्छा से देते हो, नॉन ग्रेटिट्यूज जब आप उसका पेमेंट लेते हो। तो जब आप उसका पेमेंट लेते हो तो आप सामने वाले को पोजेशन दे रहे हो ना, ठीक है। जब आप उसका पेमेंट नहीं ले रहे हो तब हो सकता है आप सामने वाले को पोजेशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ इस बुक को रखने के लिए दे रहे हैं। इसको अपनी ओन्ड प्रॉपर्टी मत समझना 5-6 दिन के लिए भी, ठीक है। तो जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो सेल में ओनरशिप मस्ट होती है। बेलमेंट में डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, तुम लिख लो डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। सबसे पहली बात, अब पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज नॉट मैंडेटरी। अभी हमने पढ़ा अनपेड सेलर, अनपेड सेलर में क्या हमने पोजेशन दे दिया था, पास ऑन कर दिए थे गुड्स, नहीं किए थे, अभी भी हमारे पास रखे थे, सामने वाले ने पे नहीं किया तो हमने उसको विथहोल्ड कर लिया, लीन कर लिया, ठीक है। अभी हमने उसको पोजेशन नहीं दिया, उसके हाथ में कुछ नहीं, ऐसे उसके पास राइट गया है कि उसके गुड्स पे राइट है अगर वो पे करता है तो, ठीक है। तो सेल में पोजेशन मैंडेटरी नहीं है, अगर तुरंत तुरंत सेल हो गई तो पोजेशन सामने वाले का हो गया, ओनरशिप मस्ट है कि आपने तुरंत दे देना है। पोजेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम बेलर टू बेली। अब जब आप सामने वाले को ग्रेटिट्यूज बेलमेंट दे रहे हो तब आपने, नॉन ग्रेटिट्यूज, तब आपने सामने वाले को पोजेशन दी है और उसका वो रेंट आपको या जो भी हायर करने का पैसा होता है वो आपको वो उस चीज का पैसा दे रहा है। ये सेल ऑफ गुड एक्ट से आया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, बस इसको काट के ओनरशिप कर लेना जब मैं भेजूंगी, ठीक है। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आज पढ़ाया है, तुम लेट क्लास में आई हो। चलो इसके बाद कल हम करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ।